पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त सुर्खियों में है और उत्तर प्रदेश हमेशा से सुर्खियों में रहता है, क्यों ना रहे। भाई वहां गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उसके साथ कानून और प्रशासन का जो राज और रुतबा हमें देखने को मिलता है वह सामान्यतः बाकी राज्यों में नहीं मिलता है। इसलिए उनको कई बार बुलडोजर बाबा, कई बार अतिक्रमण विरोधी बाबा, कई बार दंडा बाबा वगैरह वगैरह नाम दिए जाते हैं। फिलहाल एक फैसले से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने कह दिया है कि डिटेंशन सेंटर खोले जाएं। डिटेंशन सेंटर बोले तो घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने से पहले जहां रखा जाता है। असम में ये डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में आदेश दे दिए हैं। भारी विरोध हो रहा है। उधर बीएलओ खुद की खुशी से खुशी कर ले रहे हैं और इसका भी आरोप विरोधी गिरोह ने लगा दिया है सरकार के ऊपर। उस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो डिटेंशन सेंटर और उससे उपजे खौफ से, और जैसा कि जैसी परंपरा है, मेरा स्वागत जैसे प्रारंभ पर हमारे आदरणीय अविनाश भाई फूल, चंदन, अक्षत वगैरह लेके करते हैं, तो वो पूरी थाली हमने इनसे छीन ली है। फूल, चंदन, अक्षत के साथ हमने मिथिला का पाग और दुपट्टा भी इनकी सेवा में समर्पित कर दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश भाई, अवनीश भाई। आलोक जी मेरे प्रणाम। मेरा नाम बिगाड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जी सर। सर, डिटेंशन सेंटर का क्या मामला है और क्यों इतना मचा हुआ है? और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, जैसा कि विरोधी कह रहे हैं। क्या पूरा मामला हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा खुल कर बताएं प्लीज। बिल्कुल सर। देखिए साहब, आपने अपने इंट्रो में कहा कि बड़ा विरोध हो रहा है। कोई विरोध नहीं हो रहा। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। कोई विरोध नहीं हो रहा। हाँ, भगदड़ जरूर मची है। जानते हैं जरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा होता है जब एक कुशल प्रशासक जो है, जैसे हम लोग आजकल कई सारे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं और पता चलता है कि हमारे लैब में भी हमारा गूगल अकाउंट लॉगिन होता है, फिर हमारे फ़ोन में भी होता है, फिर दूसरे फ़ोन में भी होता है, पता चला टैब में भी है, ऐसे 4-5 जगह लॉगिन है। तो हम एक प्रक्रिया करते हैं, दर्शक उसको आसानी से समझेंगे। हम क्या करते हैं कि एक गैजेट की इन्फॉर्मेशन हमारी यूनिफ़ॉर्म रहे, सारे गैजेट्स पे मिलती रहे, तो हम अकाउंट को सिंक्रोनाइज़ करते हैं। ये टर्म सबने सुना होगा कि हम लोग सिंक्रोनाइज़ कर देते हैं। एक कुशल प्रशासक भी ऐसे अवसरों का, आपदा में अवसर मोदी जी कहते हैं, लेकिन एक प्रशासक अगर अच्छे तरह से काम करना चाहे, तो वो क्या करता है, कई चीज़ों को अगर सिंक्रोनाइज़ कर दे, तो उसके बहुउद्देशीय लाभ मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। सवाल ये होता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर इस समय ही डिटेंशन कैंप बनाने की क्या आवश्यकता हुई? ये सवाल आता है ना। आपने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि असम में बहुत पहले बन चुका है। उत्तर प्रदेश में तो और पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी क्यों बना है? यही बात आती है सिंक्रोनाइज करने की। भाई, बिहार में एसआईआर हुआ, लेकिन डिटेंशन कैंप नहीं बना। ठीक। अब हुआ क्या है कि जब 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, तो उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में आप क्या करने वाले हैं? मतदाता सूची का शुद्धिकरण। और उसी के जरिए वेस्ट बंगाल ने माहौल क्या बना दिया? वेस्ट बंगाल ने ये माहौल बना दिया कि जब भारत अपनी मतदाता सूची दुरुस्त करेगा, तो उसमें गैर भारतीयों की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और उनका पता लग जाएगा। तब भी, जबकि ये एनआरसी जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं लगातार ये कहता था कि एक दूसरे अर्थों में आप इसको एनआरसी ही समझिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब वो बात वेस्ट बंगाल में सही साबित हो रही है कि हाँ, एनआरसी ही एक टाइप की है। जो अवैध है वो यही मान के चल रहे हैं कि भारत तो अब अपने आदमी गिन रहा है, हम लोग भारत के हैं नहीं, हम लोग पकड़ा जाएंगे, तो वो भाग रहे हैं 24 परगना और ये जो आपका मुर्शिदाबाद वगैरह इलाका का जो बॉर्डर है उस तरफ से।
उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, घुसपैठिए या गैर भारतीय पहचान लिए जाएंगे। योगी जी ने यहीं पर सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा एक काम करो, संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या उनकी इच्छानुसार एक संवैधानिक यज्ञ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो चूहे पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने कहा चूहे पकड़े जाएंगे तो चूहेदानी तैयार कर लो, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम डिटेंशन कैंप खोलेंगे अस्थायी रूप से। पहले ये था कि वेस्ट यूपी में एक बना लेंगे बड़ा सा, एक ईस्टर्न यूपी में बना लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, इसको जिले जिले बनाओ, टेम्पररी बनाओ, परमानेंट मत बनाओ, क्योंकि हमको बहुत दिन तक इनको बैठ के यहाँ बिरयानी नहीं खिलानी। तो साहब योगी जी जैसे उनके अफसर भी उनसे तेज, उन्होंने कहा ठीक है साहब, अभी ये केवल चर्चा आई कि ऐसा एक प्रस्ताव है, ऐसा एक प्रपोजल है, और अखबार वाले मतलब यशस्वी मीडिया कर्मियों ने इसकी खबर छाप दी। आज हम लोग 2 तारीख को बात कर रहे हैं, और पिछले महीने की 22 तारीख को योगी जी ने डिटेंशन कैंप के निर्माण के उस आदेश पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होते ही अधिकारियों ने, कलेक्टर्स ने पहचान करनी शुरू कर दी कि कहां कहां बनाएंगे। अब अफसरों ने विकल्प क्या निकाले, उन्होंने कहा एक काम करेंगे साहब, जो सरकारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, सरकारी भवन ऐसे हैं जिनका कि अभी तात्कालिक में प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उसमें बना देंगे। भाई लोग और थोड़ा तेज निकले, उन्होंने पुलिस लाइनों की बैरकों की पहचान कर ली कि भाई कई ऐसे पुलिस लाइन हैं जिसमें बैरक्स खाली हैं और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम वहां बना देंगे। कुछ बड़े सरकारी भवन जिसमें जगह खाली थी वहां बना देंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और अखबारों में इसकी रिपीट खबर आई कि साहब डिटेंशन कैंप यूपी में बन रहे हैं। बस ये मैसेजिंग नीचे तक पहुंची, एसआईआर साथ में हो रहा है। एसआईआर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इलेक्शन कमीशन करा रहा है, संवैधानिक संस्था है, उसमें फिल्टर होके चूहे पकड़े जाएंगे। और योगी जी ने सिंक्रोनाइज करके व्यवस्था निकाली कि जब वो चूहे पकड़े जाएंगे तो हम उनको उठा के ले जाके डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, और फिर एक तयशुदा प्रक्रिया के जरिए हम उनको वेरीफाई करके उनको डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन योगी जी वहीं नहीं रुके। घुसपैठिए में केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज नहीं, योगी जी ने कहा कि पाकिस्तानी भी तो चूहे निकलेंगे। अब लोग चौंकेंगे कि भाई पाकिस्तानी चूहे कहां से निकलेंगे, पाकिस्तानी कहां से यहाँ आ गए। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के समय जब आपने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू किया था तो कितने पाकिस्तानी निकले थे। उत्तर प्रदेश के वेस्ट में, बिहार में तो अब बाद में खबर आई है कि एक शिक्षिका बन गई पाकिस्तानी लेडी। वेस्ट यूपी में तो इससे पहले उसी समय जब ये चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर वाला डिपोर्ट, उसी समय पता चला था कि एक पाकिस्तानी यहाँ टीचर बन गई। तो योगी जी ने कहा कि पाकिस्तानी चूहों को भी उठा के डिटेंशन कैंप में ले आओ, जैसे जैसे एसआईआर होता जाएगा वैसे वैसे ये आते जाएंगे। योगी जी अभी यहीं तक नहीं रुके, अब लोग चौंकेंगे। उन्होंने कहा कि अफ्रीकन चूहे भी पकड़ो, वो भी निकलेंगे। अब लोग कहेंगे यार उत्तर प्रदेश में अफ्रीकन चूहे कहाँ आ गए। आप दिल्ली में रहे हैं सर, एनसीआर में रहे हैं, आपको पता है कि एनसीआर का गौतम बुद्ध नगर इलाका, गाजियाबाद इलाका और ऐसे तमाम बॉर्डर वाले इलाके जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, दिल्ली एनसीआर में अवैध रूप से तमाम अफ्रीकन मूल के लोग या तो ड्रग्स के काम में इन्वॉल्व हैं या महिलाओं से जुड़े बेहद गंदे और नारकीय जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा कि जब एसआईआर होगा ही तो हर तरह के चूहे, रंग बिरंगे, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, इन सबको उठाओ और इंतजाम कर दो डिटेंशन कैंप। अब इसका असर क्या हुआ सर? डिटेंशन कैंप में कितने पकड़े गए, कितने भर्ती हुए, अभी इसकी कोई संख्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन कुछ संख्या में आपको दे रहा हूं इसका असर क्या हुआ, क्योंकि चूहे चालाक हैं। ये खबर जब नीचे तक पहुंची वेस्ट बंगाल की तर्ज पे, और जिस तरीके से वहां भागने शुरू हुए, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का।
मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि आपके इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अगर कोई हो तो कृपया मेरी कही गई बात की पुष्टि करें या खंडन करें। लखनऊ में एक जगह होती है बहुखंडी आवास। आप लखनऊ रहे हैं, 3 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। ये आपके लोहिया पथ के बगल में, बालू अड्डे के बगल में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखता। जी जी। बिल्कुल क्रीम एरिया, गन्ना संस्थान का ऑडिटोरियम है उसके बगल में। बहुखंडी आवास जो मंत्री है आवास, उसको में हाई राइज बिल्डिंग है, 3 है। 2 पहले से बनी थी, 1 नई बनी। उसमें एमएलएज रहते हैं, एमएलसीज रहते हैं, मंत्रियों को भी अलॉट होता है। उसके ठीक सामने अगर आपको याद हो तो नुजूल की एक बहुत बड़ी लैंड, लगभग अकबर नगर के बराबर, जो पार्क अब टूट के वहां बना है कुकरेल नाले के बगल में, तो वहां एक नुजूल की बहुत बड़ी लैंड थी। उस लैंड के ऊपर भाई साहब टारपोलिन की कम से कम 1 से 1,500 छोटे छोटी झुग्गियां वो बनी हुई थी। और उसमें आप समझ सकते हैं कि इनकी संख्या भी, एक खवातीन और एक भाईजान जो है वो मिल के कम से कम 8-10, 5-6 आठ। एवरेज हाँ चूहे तो पैदा ही करता है। बिल्कुल। तो 1,500 अगर झुग्गियां थी तो आप मान के चलिए 3-3,500 उसमें चूहे अवैध रूप से रह रहे थे। ये काम क्या करते थे? काम ये जानते हैं क्या करते थे? इनको रोजगार क्या मिलता था? ये क्यों वहां रहते थे? रहते इसलिए थे कि जब से ये स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चला है मोदी जी वाला, तो भाई डबल इंजन की सरकार योगी जी भी, और नो टॉलरेंस है सफाई में। तो नगर निगम को सफाई कर्मियों की बहुत ज्यादा बल्क में जरूरत पड़ी। नियमित इनके पास उतने हैं नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, पेटी ठेकेदार निविदा निकाली और कहा कि हमको ह्यूमन पावर, मैन पावर सप्लाई दो। जी। इनके लिए रोजगार तैयार हो गया। और ये नगर निगम की पीले रंग की जैकेट पहन के आपको झाड़ू लगाते हुए, कूड़ा उठाते हुए, बाकायदे नगर निगम के एक्सटेंडेड पेरोल आप कह सकते हैं, आउटसोर्स्ड, इसके तौर पर ये मियां बीवी ये काम करना शुरू कर दिए। यहां तक कि ये घटना दर्शकों को पता होगी, सोशल मीडिया पे जो एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी गोमती नगर एक्सटेंशन एरिया में रहते हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे तो उनको एक दिन उन्होंने वीडियो बनाया, करीब 7-8, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल थे। नगर निगम का उन्होंने जैकेट पहन रखा था, झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। उन्होंने पहचाना और उन्होंने वीडियो बनाया। उन्होंने पूछा, सबसे नाम पूछा, और सबके सब अपना घर असम बताते थे। और मजे की बात ये, मैंने खुद वहां रुक के वेरीफाई किया है एक बार। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, किसी दूसरे की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं रुका, मैंने पूछा कहाँ से हो? चलो भाई, सारे के सारे आपको बताएंगे असम के। और मजे की बात, 99.999% उसमें से जब आप ये पूछेंगे कि असम में कहां से, क्योंकि मैं असम रहा हूं, तो वो आप एक जानते ही हैं मैं इलाके। असम रहा हूं, तो वो आपको एक ही जिले का नाम बताएंगे, कहेंगे बरपेटा। जी। अब हुआ क्या कि 22 तारीख को जब ये ऑर्डर जैसे ही साइन हुआ तो सबसे पहले और प्रथम सूचना राजधानी के अवैध चूहों को मिली। और सर, 28 तारीख की मेरे पास रिपोर्ट है, एक भी झुग्गी वहां नहीं बची है, सारे के सारे अदृश्य, गायब, फरार। अब मैं एक सवाल उठाता हूं, जब ये कहते थे कि हमारा घर असम है, हमने खुद पूछा राशन कार्ड है? बोला हाँ हमारे पास राशन कार्ड भी है, हमारे पास आधार कार्ड भी है, हमारे पास यह भी है। बोलो सारे तरह के डॉक्यूमेंट है। सवाल ये होता है कि अगर तुम असम के बरपेटा के रहने वाले थे तो किसी हमारे असमिया भाई को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको उत्तर प्रदेश में रह के कमाने खाने का हक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेटा फिर तुम भागे क्यों? भागे क्यों? ये एक उदाहरण बताता है कि किस तरीके से भगदड़ मचनी शुरू हुई। और केवल लखनऊ में नहीं, मैं आपको शहर गिनाता हूं, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, बहराइच, प्रयागराज, पूर्वांचल के गोरखपुर, सीमांचल जो आपका लगता है गोपालगंज जिले से कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन सारे इलाकों से इनका भागना जारी है। अब सवाल ये होता है कि जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, इनके आइडेंटिफिकेशन होते जाएंगे, जो पकड़ में आएंगे वो यहाँ आएंगे। अब एक सवाल उठता है कि साहब इनका क्या, ये वेस्ट बंगाल से थोड़े से भाग जाएंगे बांग्लादेश, बाकी जो है आपको पता है कि वहां से ये नेपाल भी जा रहे हैं।
या फिर इधर बिहार में घुसाएंगे, यूपी में होगा तो मध्य प्रदेश चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में होगा तो छत्तीसगढ़ में घुस जाएंगे, छत्तीसगढ़ में होगा तो ये कौन सी बात हुई। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर, और ये बड़ा वाजिब प्रश्न है, ये दिमाग में आना ही चाहिए, योगी जी डिटेंशन कैंप बना के ही क्या करेंगे जब ये रातों रात फरार हो गए और इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन व्यालोक जी, जिस तरीके से मैं बिहार को इसीलिए सैल्यूट कर रहा हूं बार बार एसआईआर के मामले में, बिहार ने जिस सफल तरीके से एसआईआर करा के और उसका सकारात्मक परिणाम देके पूरे देश में एसआईआर होने का जो माहौल बनाया है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज 12 जिले में चुनाव आयोग ने यह कह ही दिया है कि हम पूरे भारत में ये करेंगे, एसआईआर होगा। एसआईआर यानी मिनी एनआरसी। मिनी एनआरसी के बाद भारत बहुत जल्द पूर्णकालिक यानी पूर्ण रूप से कंप्लीट एनआरसी भी देखेगा, और जिस दिन कंप्लीट एनआरसी होगी उस दिन ये चूहे चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे कहीं भी हो, इनको पकड़ में आना ही आना है। तो ये निश्चित हो चुका है। तो इसलिए योगी जी ने पहले तो ये सिंक्रोनाइजेशन किया, लेकिन योगी जी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। हमने सिंक्रोनाइज किया तो मान लीजिए आपने एक ही एप्लीकेशन सिंक्रोनाइज किया ना अभी, तो भाई एक एप्लीकेशन से सारे ऐप एक ऐप, उसमें अब उसमें सिंक्रोनाइज दूसरा ऐप सुन लीजिए, उसमें दूसरा ऐप सुन लीजिए। योगी जी ने एक और आदेश पारित किया है, और योगी जी ने यह आदेश पारित किया है कि भाई साहब व्यालोक जी या अवनीश जी, आपके पास जो आधार है उसमें दर्ज जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वह आपके डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती है तो आपके आधार को निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक अब बात। भाई साहब, हम लोग उस जमाने वाले हैं कि जब हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर नगर निगम के नहीं होते थे, तो हम लोगों के पास क्या है, 10th वाला है ना, जिससे हम लोग अपना 10वीं का सर्टिफिकेट उससे कराते हैं। बाद के लोग जो हैं अस्पताल के बर्थ सर्टिफिकेट या फिर नगर निगम वाले कराते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमारा आधार जांच के घेरे में आ गया, ठीक, और ये कब आएगा, ये डेटा कहां से मिलेगा, एसआईआर जब होगा तब आधार आएगा। अब मैं मजे ले रहा हूं उन व्यक्तियों के जो कूद कूद के कहते थे कि एसआईआर में आधार क्यों नहीं शामिल, और उन्होंने करवा लिया। भैया थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने कहा कि ऐसा एसआईआर के समय आधार का भी तो मामला निकलेगा, डेटा आएगा ना। बोला हाँ। बोले जिसके आधार गड़बड़ होंगे उनके जो है तुरंत आधार कैंसिल करने हैं। अब जब कैंसिल होगा तो उस आधार के आधार पर बने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो भी कैंसिल होंगे, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट ये मिलेगा आइडेंटिफिकेशन कि ही इज नॉट अ भारतीय, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज नॉट अ भारतीय। और फिर एक बार चूहे के रूप में उसकी पहचान होगी, उसका नया एड्रेस होगा डिटेंशन कैंप। ये दूसरा ऐप इन्होंने सिंक्रोनाइज किया। योगी जी अभी भी नहीं रुकने वाले, उन्होंने एक और ऐप सिंक्रोनाइज किया, वो अंतिम ऐप है इस तरह के मामले में। उत्तर प्रदेश में महीनों से मदरसों का वेरिफिकेशन चल रहा है, ये आपको पता है, हम लोग एक आध बार वीडियो में बता भी चुके हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, और अल-फला के बाद और दिल्ली ब्लास्ट के बाद इसको और तेज किया गया सारे यूपी में, पैन यूपी। पहले जहां जहां प्रॉब्लम होती थी, जहां जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बताता था कि यहाँ सस्पेक्टेड है, वहीं होता था, लेकिन अब उन्होंने पैन यूपी कर दिया इसको। अच्छा ये बताइए, इसमें होना क्या है, बच्चों का वेरिफिकेशन होना है जो पढ़ रहे हैं मदरसों में, कहां से हैं, उनका आधार, उनके माँ बाप का आधार, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, दिस एंड दैट। ठीक, जो मौलाना उसमें पढ़ा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन, जो संचालक उसको चला रहे हैं उसका वेरिफिकेशन, सोर्स ऑफ फंडिंग उसका वेरिफिकेशन, ये 4 पॉइंट हैं जिन पे मदरसों का वेरिफिकेशन सत्यापन हो रहा है। अब ये बताइए, मदरसा ये कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, पढ़ाई की जगह है ना, स्कूल है ना, तो भाई इसके वेरिफिकेशन का काम या तो संबंधित जिले के शिक्षा विभाग को दिया जाना चाहिए, बीएसए करो भाई, या हर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होता है, आपको पता है, उसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन योगी जी तो योगी जी ठहरे, उन्होंने मालूम है वेरिफिकेशन का काम किसको दिया है, एटीएस को।
एंटी टेररिज्म स्क्वाड उत्तर प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन कर रहा है। नहीं तो वैसे हम लोगों ने इसको हंस के ये कर दिया, लेकिन ये सभी के सभी तो संभावित फटने वाले ही हो ना भाई। जब तो योगी अल-फलाह जी में जानते हैं ना, से ऊपर तो यूनिवर्सिटी ही है ना, तो यूनिवर्सिटी योग तक जब पहुंचे तो जड़े में मट्ठा डाल रहे हैं योगी जी। वह तो योगी जी तो जानते हैं कि इनका काम एटीएस से ही चलेगा, और एटीएस के काम करने का तरीका आप जानते हैं। हाँ हाँ एटीएस न सिर्फ बच्चों के माँ बाप को टांग लाएगी उनकी आइडेंटिफिकेशन, बल्कि उसी समय फिर एक बार चूहों की पहचान होगी, चाहे वो छात्र के रूप में, और छात्र चूहे पकड़े जाएंगे तो उनके माँ बाप पकड़े जाएंगे, उनमें से जो भी चूहा है, मौलाना जो पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, वो चूहा पकड़ा जाएगा, संचालक पकड़ा जाएगा, और तो और आई है फंडिंग। अब ये करते क्या है, ये कह देते हैं साहब ऐसा है, जकात के पैसा आता है, ज्यादातर हम कैश ले लेते हैं, 90% हमारा कैश आता है। योगी जी ने कहा ठीक है, कैश आता है तो रजिस्टर हमको दिखा देना, एटीएस जब जाएगी तो रजिस्टर दिखा देना, उसमें लिखा होगा कि फखरुद्दीन अंसारी निवासी फलाने फलाने 50,000 दीन है। तो एटीएस पहुंच जाएगी कि फखरुद्दीन भाई अपना आईटीआर जरा दो, कितना कमात हो कि 50,000 तुम जकात में जो है फलाना मदरसा का दिए हो। इसीलिए काम उन्होंने एटीएस को दिया। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के, चाहे शिक्षा के अधिकारी हों, चाहे अल्पसंख्यक अधिकारी हों, खा पी ले दे के कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते थे। योगी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, चूहे के तो पूरी तरह जाने जाएंगे, एटीएस को काम दे दिया। साहब एक पुलिस का सिपाही दरवाजे पे खड़ा होता है, चड्डी सरक जाती है, और आप सोचिए पूरा पूरा एटीएस लगा दिए मदरसे पर कि हर मदरसे का वेरिफिकेशन एटीएस करेगी। तो ये आप देखिए, केवल 3 ऐसे एप्लीकेशन को उन्होंने सिंक्रोनाइज किया। एसआईआर जो ऑलरेडी चल रहा है उसको, दूसरा उस एसआईआर में जब आधार का आइडेंटिफिकेशन होगा तो उसको, और मदरसे का जो ऑलरेडी वेरिफिकेशन चल रहा था उसको, इन 3 एप्लीकेशंस को योगी जी ने एक साथ सिंक्रोनाइज किया, और अवैध चूहों की पहचान करने और उनको उठा के डिटेंशन, और डिटेंशन का पहले बनवा दिया, बोले बनवा दो, पहले बना दो। तो ये एक कुशल प्रशासन का मॉडल है जिसको यूपी में योगी जी ने किया है। और मैंने पहले ही प्रयास किया कि उस प्रश्न का उत्तर दूं कि ये जब निकल के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भागेंगे तो अंततः सर, अब हम सकारात्मक रूप से उस तरफ बढ़ रहे हैं जब इस देश में एनआरसी होना ही होना है। और इसलिए मैं बिग सैल्यूट देता हूं बिहार को, जिसने एसआईआर को राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व बता दिया, इसकी सफलता बता दी, और इसकी जरूरत बता दिया। तीनों चीज उसने, बिहार ने ये करके दिखाया है। और ये सिर्फ मैं नहीं गाल बजा रहा हूं, मैं जबरदस्ती घी नहीं लगा रहा हूं, मक्खन नहीं लगा रहा बिहार को। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक मामले में जो एसआईआर के खिलाफ था, कहा बिहार को बदनाम मत करिए। बिहार ने एसआईआर शानदार कराया है, पूरी तरीके से शुद्धता आई है, इसलिए चुपचाप यहां से वापस जाइए, हम आपकी याचिका खारिज करते हैं, और जाके एसआईआर कराइए। आज 2 तारीख है, आज पहली एक फैसला आएगा एसआईआर के खिलाफ जो सारी क्लब याचिकाएं हैं, उसके बाद 5 तारीख को आएगा सबसे अंतिम फैसला, 9 तारीख को आएगा जो सुप्रीम कोर्ट में सारे हैं। मेरा विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि एसआईआर के खिलाफ ये सारी की सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगा, और खारिज करने के बाद पूरे देश में एसआईआर का माहौल, ये 12 राज्य बना देंगे जिसका अगुआ बिहार है। अगुआ बिहार है, एनआरसी का मार्ग प्रशस्त होगा। और दर्शकों, अवनीश जी ने इतने विस्तार से और एक एक रेशा खोलकर आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। और अब मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को जबरदस्ती में लंबा करूं, कोई सवाल और पूछ के और इसको जबरदस्ती खींचूं। तो फिलहाल इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। दर्शकों, व्यालोकवाणी को और प्रारब्ध को अपना स्नेह देते रहें, जिस तरह आप देते रहे हैं। प्लीज इसमें भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे दोनों संस्थानों पर। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया। जय सिया राम। जय जय श्री राम, प्रणाम सर।